Hello students, we were discussing about national income. I am here discussing about two concepts of national income. Sometimes the question is asked from this concept. One is nominal GDP, another one is real GDP. Nominal GDP is also known as GDP at current year prices. On the other hand, the real GDP is also known as GDP on the basis of base year prices. अगर हम करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर के जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट ईयर प्राइजेस पे कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि एक देश में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई और पर यूनिट प्राइस था 10 रुपीज. इसका मतलब करंट ईयर प्राइजेस, करंट ईयर जीडीपी क्या हो गया 10,000. अगर बेस ईयर में उसी कमोडिटी का प्राइस सपोज 1000 यूनिट्स ही बनी थी, लेकिन तब प्राइस था यूनिट्स और प्राइस था 5 रुपीज, तो उस टाइम जीडीपी क्या था 5000. तो व्हेन वी एस्टिमेट द जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइजेस, देन इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी. ऑन द अदर साइड, व्हेन वी एस्टिमेट द जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइजेस, इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी. अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या जरूरत है पढ़ने की. हम कई बार वेलफेयर जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी में वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है. वेलफेयर तभी होता है जब जीडीपी बढ़े प्राइस लेवल के बजाय प्रोडक्शन बढ़ने से. जीडीपी अगर हम कंपैरिजन करते हैं बेस ईयर का करंट ईयर के साथ, तो जीडीपी में इंक्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है. या तो उस इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएं या उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ जाए. अगर प्रोडक्शन के बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है, दैट इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ जीडीपी. अगर प्रोडक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं हुए और सिर्फ प्राइस लेवल में चेंजेस हुए हैं, तो हमें जीडीपी, अगर हम फॉर द टाइम बिंग इस डेटा को कंसिडर ना करें, सिर्फ ये देखें कि बेस ईयर, मान लो बेस ईयर 2015 है, 2015 में जीडीपी 5000 करोड़ था और 2020 में जीडीपी 10,000 करोड़ है, तो ये शो करेगा कि इन 5 सालों में जीडीपी में डबल की ग्रोथ हुई है, डबल हो गया जीडीपी. जबकि वास्तविकता में इन रियलिटी द प्रोडक्शन इज, देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. इट मीन देयर इज नो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, नो इंक्रीज इन सेविंग्स, नो इंक्रीज इन इनकम, नो इंक्रीज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ऑल आर कांस्टेंट. बट ड्यू टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, देयर इज हाइक इन जीडीपी. So this increase in GDP is not the true indicator of welfare of the economy. That's why we must consider the production level rather than the price level. अब बेस ईयर में और करंट ईयर में प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया है, इस प्राइस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. जब हम ये नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास प्राइस इंडेक्स आ जाता है, जिसको हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं. अगर ये आपका 110 आता है, इसका मतलब रियल जीडीपी के मुकाबले में नॉमिनल जीडीपी में 10% प्राइस हाइक हुआ है. 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी, अगर ये 125 आता है, इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर में बेस ईयर के मुकाबले में 25% प्राइस इंक्रीज हुए हैं. तो 100 से ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी वो आपके जीडीपी को बढ़ता हुआ रिप्रेजेंट करेगी. तो डिफ्लेटर के ऊपर बेस्ड 3 फॉर्मूलाज हैं. जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. नॉमिनल जीडीपी जो कि हमने करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट किया है, रियल जीडीपी जो हमने बेस ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट किया है इंटू 100. इससे हम परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर अब इसी फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले बनाते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100, ये फॉर्मूला आ गया. ऐसे अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो ये नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर. तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ये 2 फॉर्मूला इसी से ही डिराइव हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. इन 3 में से क्वेश्चन में आपको कोई 2 वैल्यूज दे रखी होंगी, तीसरी वैल्यू आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं. मान लो मैं आपको कहूं कि नॉमिनल जीडीपी 2000 है और रियल जीडीपी जो है आपका 1000 है, तो कितना परसेंट जीडीपी डिफ्लेटर आया, आप इसको सोल्व कर देंगे. ये 200 आया. 200 का मतलब 100% नॉमिनल जीडीपी बढ़ाया एज कंपेयर टू रियल जीडीपी. तो छोटे छोटे से 1 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से, इस कंसेप्ट से आपको पूछा जा सकता है.
उसके बाद एक लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। वो कहता है कि हमने इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है, क्या ये बिल्कुल ट्रू इंडिकेटर है, इसमें कोई गलतियां नहीं है, कोई कमियां नहीं है? श्योर देयर आर सो मेनी लैकिंग्स इन दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और जीडीपी। अब हमारे पास नेशनल इनकम का डाटा आता है, वो डाटा आता है हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में कि 35 लाख करोड़ इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। लेकिन ये 35 लाख करोड़ रुपया पॉपुलेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन इसका इक्वली हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि बहुत 10% पीपल आर हैविंग 90% ऑफ जीडीपी एंड 90% पीपल आर हैविंग 10% ऑफ जीडीपी। ये इनइक्वालिटी के बारे में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं होता है। हमें नहीं पता चलता कि जीडीपी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द वेरी मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सेकेंड कंसेप्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। ये जो जीडीपी जो इनकम जनरेट होके आई है, इसमें किस तरह की गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है, वेदर दे आर सोशली डिजायरेबल या पाकिस्तान की तरह से डिफेंस इक्विपमेंट पे ही ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। किस तरह की गुड्स और सर्विसेज को, ऐसी चीजें तो नहीं बनाई गई जो सोशली डिजायरेबल नहीं है। कोई ऐसी कंट्री भी हो सकती है इसमें लिकर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जो सोशली डिजायरेबल थिंग्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं होता, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी के बारे में कि किस तरह की गुड्स और सर्विसेज उस इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। दिस इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ दिस नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसेस। Third is the very important aspect, that is externalities, means good and bad impact of any economic activity on the society. Suppose a factory is established in a residential area और ये बहुत सा स्मोक एमिट करती है या बहुत शोर होता है उससे, इसके आसपास के रहने वाले लोग बीमार होने लगे हैं, तो इसके बारे में दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, मींस किसी बिजनेस एक्टिविटी का उसके सराउंडिंग्स पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना, जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाना, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होना या कम प्राइजेस पे आपको गुड्स प्रोवाइड कराना। दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इम्पैक्ट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। लेकिन जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें किसी एक्टिविटी का प्रोडक्शन के इकोनॉमी के ऊपर गुड इम्पैक्ट पड़ा या बैड इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं किया जाता है। रादर मींस अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके लिए उसको कुछ रिवार्ड नहीं मिलता, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके लिए उसको पेनलाइज नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। इसके अलावा जो फोर्थ ड्रॉबैक है दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस वो होती हैं जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे आपने बार्टर सिस्टम में पढ़ा होगा, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इसमें गुड्स को गुड्स के लिए एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। वो चीजें मार्केट में सेल होने के लिए, परचेज होने के लिए प्रेजेंट नहीं की जाती। तो इसकी वजह से जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डाटा आपके पास आता है वो अंडर वैल्यूड हो जाता है। मान लो 10 लाख करोड़ रुपया का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की वजह से वो एक्सचेंजेस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नेशनल इनकम अकाउंटिंग अंडर वैल्यू हो गई। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको डिटेल में बुक में आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी क्वेरी के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।